हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट का फंडा। आप लोगों के कहने पे मैंने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सीरीज शुरू किया है, जिसमें हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि नीट और आईटी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना वीडियो को। सबसे पहले चार्ज को समझो। चार्ज होता क्या है और ये आता कहाँ से है, ठीक। और इसके बाद इसका हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक, पहले समझो कि ये न्यूक्लियस है मान लो, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रिवॉल्व करते हैं। ये एटम है, ठीक। ये न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बोलो, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक। और ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से इसमें रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। इसमें से इस तरह से रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है कुछ एनर्जी लेकर यहां से ये निकल जाए। अब वो एनर्जी थर्मोडायनेमिक हो सकता है, यानी ये इसको हीट कहीं से मिलेगा, हीट एनर्जी मिलेगा और ये यहाँ से निकल जाए, ठीक है। तो ये एटम होता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ठीक है। ये निकल सकता है। तो ये प्रोटॉन यहाँ से कभी नहीं निकल सकता है, ये आप सब जानते हो। निकलना होता है तो ये इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है। किसी भी एटम से जितने अंदर प्रोटॉन होंगे उतने बाहर इलेक्ट्रॉन होंगे। किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, इस तरह से घूमते रहते हैं। जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, ठीक। तो प्रोटॉन कभी भी बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि ये टाइटली बॉन्ड होता है अंदर में, ठीक। ये बाहर नहीं निकल सकता। बाहर निकलते हैं वो जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाहर वाले ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही बाहर निकलते हैं, ठीक है, कुछ एनर्जी लेकर। तो ये बात समझ में आ गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे जितने व्यूअर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, ध्यान से सुनो। अगर आप आईआईटी जेईई क्रैक करने का सपना देख रहे हो और आपके पास महंगे महंगे कोर्सेज या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट के महंगे फी स्ट्रक्चर ये सब अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, लेकिन जुनून है आईआईटी को क्लियर करने का, तो मेरी बात सुनो। अनअकैडमी का 45 डेज का सब्सक्रिप्शन ले लो, क्योंकि ये आपको आज 299 में मिल रहा है। रियली मैं अगर बताऊं आपको, इससे ज़्यादा तो आप एक टाइम का नाश्ता कर लेते होगे। इस 299 में आप वो 45 डेज तक प्लस सब्सक्रिप्शन के सारे कोर्सेज को एक्सेस कर पाओगे। ये सब्सक्रिप्शन के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है आपके पास, 30 अप्रैल तक ही ये वैलिड है, तो आज ही ले लो और अपने आईआईटी जेईई के सपने को जीना शुरू करो। इसमें आप लाइव क्लासेस कर पाओगे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, 24/7 डाउट सॉल्विंग, एंड ऑल्सो यू विल गेट गाइडेंस फॉर सीबीएसई बोर्ड प्रिपरेशन। 299 में भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज करोगे PRKU10, यानी ये आपको 270 में मिल जाएगा। भाई इससे अच्छा मौका कभी नहीं आने वाला है। 270 में आप प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस कर पा रहे हो, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस देख पा रहे हो, लाइव टेस्ट एंड क्यूजेस दे पाओगे, और सारे कोर्सेज के PDF नोट्स भी आपको मिल जाएगा। समय बिल्कुल भी नहीं है, जितना जल्दी हो सके सब्सक्रिप्शन ले लो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरा कोड जरूर यूज करना, PRKU10। अब जैसे मान लो कोई ये एक मैटर है, कोई भी एक सब्सटेंस है ये, ठीक। इसमें जितने पॉजिटिव होंगे प्रोटॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिर ये मान लो कोई दूसरा सब्सटेंस है, ठीक। इसमें भी जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक। अब अगर मान लो इसको इससे रब करते हैं या किसी कारणवश इसका इलेक्ट्रॉन जंप करके इसके ऊपर आ जाता है, ठीक है, यहां से ऐसे निकलकर यहां पे आ जाता है, तो आप खुद देख रहे हो कि ये पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल करेगा एक दूसरे को, ये कैंसिल करेगा, ये कैंसिल करेगा, लेकिन ये कैंसिल नहीं कर पाएगा। यानी इस सब्सटेंस पे पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गया, तो हम कहेंगे कि इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। इसका इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे आ गया है, तो देख रहे हो कि ये पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को कैंसिल करेगा, लेकिन ये कैंसिल नहीं कर पाएगा, ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस पे एक्स्ट्रा हो गया, कहीं से बाहर से आ गया है इलेक्ट्रॉन। तो आप कहोगे कि इस बॉडी पे देखो, ए बॉडी पे कौन सा चार्ज हो गया है, पॉजिटिव, और बी बॉडी पे कौन सा चार्ज हो गया है, निगेटिव। तो चार्ज इसी तरह होता है, ये ट्रांसफर होता है। आप कहोगे कि ये बी जो है वो निगेटिवली चार्ज है, ए जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो इसी तरह से चार्ज होते हैं। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहां से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कहीं से निकल के इस पे आ गए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इस पे आ गए हैं। तो
तो आप क्या कहोगे कि इस पे निगेटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इस पे आ गए हैं, तो आप इसको कहोगे कि ये निगेटिवली चार्ज है। ठीक है, और ये जहां से आया होगा वहां से जरूर पॉजिटिव क्रिएट किया होगा। ये इलेक्ट्रॉन जहां आया होगा, जहां से आया होगा वहां पे जरूर ये पॉजिटिव चार्ज बनाया होगा, तो वो वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो चार्ज कहां से आता है, कैसे बनता है, समझ में आ गया। ठीक, कोई भी एटम न्यूट्रल होता है, कोई भी एटम या सब्सटेंस न्यूट्रल होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से इन दोनों बॉडी पे चार्ज आता है। ये हमेशा पेयर में होता है, ऐसा नहीं कि कहीं से इलेक्ट्रॉन आ गया और ये चार्ज हो गया अपने आप, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं से इलेक्ट्रॉन आएगा तो वहां पे वो पॉजिटिव चार्ज जरूर बनाएगा। ये हमेशा पेयर में बनता है, इसलिए कहा जाता है चार्ज को ना ही आप क्रिएट कर सकते हो और ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। चार्ज इज कंजर्व। ठीक है, चार्ज ना ही आप बना सकते हो ना ही उसको खत्म कर सकते हो। मान लो ये एक बॉडी है जो कि न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, लेकिन कहीं से आप इसको एक इलेक्ट्रॉन देते हो तो इस ऑब्जेक्ट पे कितना चार्ज हो गया, इस चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट पे कितना चार्ज हो गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर इसका चार्ज हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का इतना चार्ज होता है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आ गया तो आप क्या कहोगे कि इस ऑब्जेक्ट पे कितना चार्ज है, तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो कितना चार्ज है, 2 इंटू ई मतलब ई का यहाँ पे क्या मतलब है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पे चार्ज आ गया। मान लो कहीं से 2 और आ गया, टोटल इलेक्ट्रॉन इस पे कितना आ गया, 4 आ गया, तो हम क्या लिखेंगे 4e। इस पे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 4e, तो चार्ज कितना हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज हो गया इसको। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे इसको 4 इंटू दिस, तो इतना चार्ज इस पे आ गया। कौन सा चार्ज, तो निगेटिव चार्ज। तो आप खुद सोचो कि ये जहां से आ रहा होगा वहां पे उतना ही वो पॉजिटिव चार्ज बना रहा होगा। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से निकला होगा तो उतना ही वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बनाया होगा। तो इस पे कितना पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे भी उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर या कहो 4 प्रोटॉन के बराबर यहाँ पे चार्ज है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो जितना इस पे चार्ज होगा उतना ही इस पे चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उससे उतने नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल चार्ज इस पे निकल जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 4 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19, ये इतना चार्ज है इस पे। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपका निकल के सामने आता है Ne, Q इक्वल टू Ne। Q इक्वल टू Ne क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट पे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने भेजा है तो टोटल चार्ज आप इससे निकाल सकते हो। मान लो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे अगर हम लोग डाले हैं तो इस पे कितना चार्ज निगेटिव होगा, n इंटू ई। क्लियर है बात, समझ में आ गया कि ये Q इक्वल टू Ne। यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। मान लो किसी ऑब्जेक्ट का चार्ज दिया हुआ है कि इस पे चार्ज 1 कूलम है, तो आप खुद से निकाल लोगे कि इस पे कितना इलेक्ट्रॉन गया होगा जिसके वजह से इस पे 1 कूलम चार्ज है। समझ में आया, कैसे निकालोगे, n निकालना यानी कितना इलेक्ट्रॉन गया होगा। ठीक है, यहाँ पे चार्ज कितना आया होगा कि जिसके वजह से इस पे इतना चार्ज हुआ है, तो 4 इलेक्ट्रॉन आया है, तो वहीं पे 1 कूलम चार्ज है अगर, तो इस पे कितना इलेक्ट्रॉन गया होगा जिसके वजह से चार्ज इस पे 1 कूलम है। तो यहाँ से n का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो Q बाई E करके निकाल लोगे। ठीक है, Q बाई E करके निकाल लोगे। चार्ज है 1 बाई कितना है 1.6 इंटू 10 का पावर -19, डिवाइड करोगे 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। यानी इतना इलेक्ट्रॉन्स अगर इस पे हम अगर ट्रांसफर करते हैं तो 1 कूलम चार्ज इस पे आएगा। समझ में आ रहा है, निगेटिव आए या पॉजिटिव आए उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन 1 कूलम अगर चार्ज है इस पे तो इतना इलेक्ट्रॉन्स आया होगा तब जाके इस पे इतना चार्ज होगा। समझ में आ रहा है कि चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना। ठीक है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज निकाल रहे हो तो आप निकाल लो कि उस पर कितना इलेक्ट्रॉन आया है या वहां से कितना इलेक्ट्रॉन निकला है, आप टोटल चार्ज इससे निकाल सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला समझ में आया। ये फॉर्मूला हम कहाँ यूज करेंगे,
कहीं पे किसी ऑब्जेक्ट पे इतना इलेक्ट्रॉन आया है, 10, 15, 20, 500, 2000, 4000 इलेक्ट्रॉन किसी ऑब्जेक्ट पे आया है, तो उस पर कितना चार्ज है, तो जितना इलेक्ट्रॉन आया है इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? अब पॉइंट चार्ज समझो क्या होता है, पॉइंट चार्ज, क्योंकि ये पूरा चैप्टर इसी पे होने वाला है। ठीक, पॉइंट चार्ज का मतलब होता है, मान लो एक छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट है, इसका इलेक्ट्रॉन अगर हम यहाँ से निकाल ले या कहीं से इसको इलेक्ट्रॉन दे दे, तो अगर यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं तो इस पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। ठीक है, यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो इस पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। ठीक, और आप यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे इसका स्टडी कर रहे हो कि इस डिस्टेंस पे इसका प्रभाव क्या है, इफेक्ट क्या है, फोर्स कितना लगा पा रहा है, या इस पे कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं तो वो इस पे कितना फोर्स लगाता है, तो वगैरह वगैरह स्टडी कर रहे हैं हम इस पे, तो इस चार्ज को आप पॉइंट चार्ज लेके चलोगे। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटे से जगह पे चार्ज है और हम बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हम कोई स्टडी कर रहे हैं, तो आप इस चार्ज को क्या मान के चलोगे कि ये पॉइंट चार्ज है, और इसी पे हम लोग सारा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, मान लो इस तरह से यहाँ पे 2 कॉलम लिखा हुआ, 2 कॉलम चार्ज है यहाँ पे, तो समझ जाना कि यहाँ पे पॉइंट चार्ज है। ठीक है, कैसा चार्ज होगा, ये पॉइंट चार्ज है। अब हम लोग इस पे स्टडी करेंगे। पॉइंट चार्ज समझ में आया? जैसे मान लो इतना बड़ा स्फीयर है, बॉल है, और इस पे चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, यानी यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला होगा तभी जाके यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना है। ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और आप स्टडी कर रहे हो यहाँ से इतना डिस्टेंस पे, तब आप इसको पॉइंट चार्ज नहीं मान सकते हो। ठीक है, अब मान लो 2 पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, एक r डिस्टेंस पे, एक का चार्ज Q1 है और एक का चार्ज Q2 है। r डिस्टेंस पे अगर दोनों रखा हुआ है, दोनों पॉइंट चार्ज है, समझ में आया? ये दोनों पॉइंट चार्ज है और r डिस्टेंस पे रखा हुआ, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r। ठीक, तो इनके बीच में एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये मान लो पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको इस तरफ से रिपेल करेगा। ठीक, और ये इसको इस तरफ रिपेल करेगा। समझ में आया? कितना फोर्स लगाएगा, तो ये कूलम दिए थे Q1 Q2 बाई r²। K क्या है, तो K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू लेते हो 9 × 10⁹। ये समझ में आया? K मीडियम कांस्टेंट होता है, ये एयर के लिए आप इसका वैल्यू ये यूज करोगे। ठीक है, वैक्यूम या एयर के लिए आप वैल्यू ये यूज करोगे, यानी दोनों चार्ज जो रखा होगा वो एयर में रखा होगा और उसके लिए K का वैल्यू ये होगा। समझ में आया? यानी अगर यही 2 चार्ज को अगर हम वाटर में ले जाए तो ये K का वैल्यू चेंज हो जाएगा, यानी फोर्स भी चेंज हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं दिया जाएगा, आपको एयर में और वैक्यूम में ही लेकर चलना है। ठीक है, तो ये K का वैल्यू आप याद रखना। चलो, अब कूलम क्या कहते हैं कि 2 पॉइंट चार्ज अगर r डिस्टेंस पे रखे हैं तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, वो कितना लगेगा, K Q1 Q2 बाई r²। समझ में आया? अगर मान लो ये दोनों चार्ज सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी ये भी मान लो 2 कॉलम, ये भी 2 कॉलम, ये भी 5 कॉलम, ये भी 5 कॉलम, ये 3 कॉलम, तो ये भी 3 कॉलम, तो उसके लिए आप क्या करोगे, Q1 × Q2, Q × Q, K क्या हो जाएगा, K Q² बाई r²। ठीक है, जब 2 सेम चार्ज हो जाएगा तो ये फॉर्मूला लगाओगे, Q1 Q2 Q Q² हो जाएगा। समझ में आ रहा है? दोनों चार्ज के लिए फॉर्मूला है। ठीक, अब ये बात समझ में आया कि ये चार्ज जो होगा इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और ये वाला चार्ज इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। मान लो ये चार्ज इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, तो ये वाला चार्ज इस पे इस तरफ से फोर्स लगाएगा और ये इस तरफ से फोर्स लगाएगा, यानी ये दोनों चार्ज जिस तरफ इसका लाइन ज्वाइन कर रहे हो, ये दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है ये फोर्स उसी तरफ लगता है, याद रखना। ठीक है, ये फोर्स मान लो यहाँ पे ये रखा हुआ है और ये यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक, तो ये वाला इस पे किधर फोर्स लगाएगा, ना इधर ना इधर ना इधर। ठीक है, ये लाइन ज्वाइन करो, ये इस तरफ फोर्स लगाएगा। ये वाला इस पे किधर लगाएगा, एकदम सीधा इस तरफ। ठीक है, समझ में आ गया? अगर मान लो ये निगेटिव होता तो क्या होगा, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो ये इस तरफ इसको खींचेगा। ठीक है, इस तरफ फोर्स लगेगा इसका,
ये तो आप जान रहे हो, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि दो चार्ज अगर एक r डिस्टेंस पे रखा है तो उनके बीच में एक फोर्स लगेगा, रिपल्सिव हो या अट्रैक्टिव फोर्स हो, लगेगा इतना ही, ठीक, k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। दोनों का मैग्नीट्यूड आपको यहाँ रखना है, साइन नहीं रखना है। साइन रखोगे तो आपको डायरेक्शन बताएगा, जो कि यहाँ पे इसका कोई लेना देना नहीं है, वो तो हम लोग यहाँ फिगर में देख कर ही बता देंगे। जैसे मान लो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो इसका फोर्स इस तरफ होगा, ठीक है, ये फोर्स, और ये वाला है इसको इस तरफ फोर्स लगाएगा, ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, समझ में आया। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा, और दोनों पॉजिटिव होगा तो इस तरफ से फोर्स लगेगा, रिपल्सिव। तो ये आप फॉर्मूला देखकर बता दोगे, ये साइन देखकर बता दोगे, फॉर्मूला से आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, ठीक है। ये फॉर्मूला से आप सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना, ठीक, डायरेक्शन आप फिगर देखकर बता सकते हो कि इसका फोर्स किधर लग रहा है। चलो अब कूलम्स लॉ पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन व्हेन दे आर 1.6 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। यानी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और एक प्रोटॉन है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया 1.6 एंगस्ट्रॉम। बोला है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर जब भागेगा तो कितना एक्सेलरेशन से भागेगा, है ना। एक्सेलरेशन पूछ रहा है आपसे, नीट 2020 का ये क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन निकालना है इलेक्ट्रॉन का, जो कि अट्रैक्शन के कारण हो रहा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो अट्रैक्शन हो रहा है, इसके वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे एक्सेलरेशन आ रहा है, तो वो आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, F = ma, यानी A = F/m। अगर हमें F पता चल जाए, इन दोनों के बीच में इस पे फोर्स कितना लग रहा है वो पता चल जाए, और उसको हम लोग मास से अगर डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो फोर्स, कौन सा फोर्स लग रहा है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस पे कूलम्ब फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि इसका फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। F = k q1 q2, दोनों का चार्ज सेम होता है, इसलिए यहाँ पे हम q² लिख ले रहे हैं, ठीक है। दोनों का चार्ज सेम होता है तो q² लिख लिए, बाई r², ठीक। k का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁻⁹ इंटू चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर, बाई r, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 1.6 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1.6 एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1.6 × 10⁻⁻10 करोगे, ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर, ठीक है। r आपका 1.6 एंगस्ट्रॉम था, उसको आप लोगों ने मीटर में कन्वर्ट किया 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करके, ठीक, इसका कर दिया होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, 9 × 10⁻⁹, इसका स्क्वायर यानी 1.6 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻19 है और उसका स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻38, ठीक। नीचे है 1.6 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻20, कोई दिक्कत नहीं, ये 1.6 का स्क्वायर इससे कटेगा, बचा कितना 9 इंटू, देखो यहाँ पे है -20, ये ऊपर जाके +20 हो जाएगा तो आ जाएगा -18, ठीक है, 8 -18 आएगा, और यहाँ पे ये 9 है, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 10⁻⁻9 न्यूटन। ये रहा आपका फोर्स, ये फोर्स इस पे लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पे ये फोर्स इस तरफ लग रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का फोर्स निकल गया, और मास हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 9 × 10⁻⁻31 kg, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, फटाक से निकाल लो, ठीक है। ये का फॉर्मूला क्या था, F/m। इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लग रहा है, अभी हम लोगों ने निकाला है 9 × 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाई इसका मास कितना है 9 × 10⁻⁻31, ठीक। 9 से ये 9 कटेगा, ये 31 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो आ गया 10⁻22, ठीक है, मीटर/सेकेंड²। ये होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। देखो ऑप्शन में कौन है, थर्ड नंबर, ये थर्ड नंबर आपका ऑप्शन सही हो गया, समझ में आया। सबसे पहले हम लोगों ने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला खोजा, F/m, फोर्स इस पे कौन सा लग रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, कूलम्ब फोर्स लग रहा है, तो वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, k q1 q2 बाई r² करके। फोर्स हम लोगों ने निकाल लिया 9 × 10⁻⁹ और उसको मास से डिवाइड कर दिया, एक्सेलरेशन निकल गया। कितना आसान क्वेश्चन है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले कुछ बात को समझ लो। जैसे मान लो एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है +q, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है +q, ठीक है, और
इस पॉइंट पे एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, और पूछ रहा है कि इस पॉइंट पे इस क्यू पे इन दोनों की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, यानी इन दोनों की वजह से इस पे फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके वजह से जो फोर्स लग रहा होगा वो इस तरफ लग रहा होगा, इसके वजह से जो फोर्स लगेगा इस तरफ लगेगा, इन दोनों का वेक्टर सम करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस पे नेट फोर्स निकलेगा। ठीक है, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे फोर्स निकालोगे, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे फोर्स निकालोगे, दोनों का वेक्टर सम करोगे तो नेट फोर्स यहाँ पे आ जाएगा कि दोनों की वजह से इस पे फोर्स कितना लग रहा है, लगा इस पे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी किसी चार्ज पे किसी पॉइंट पे अगर आप फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो तो सारे की वजह से करना पड़ेगा। मान लो एक चार्ज यहाँ पे और होता तो इसके वजह से जो इस पे फोर्स लगता उसका भी आपको वेक्टर सम निकालना होता। समझ में आ गया बात? जो भी चार्ज रखा होगा, मान लो यहाँ पे माइनस क्यू भी रखा होता तो इसके वजह से भी इस पे कुछ इफेक्ट होगा, उसको भी आपको कैलकुलेट करना होगा। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, सारे चार्ज के वजह से आपका इस पे फोर्स कैलकुलेट करना होगा, तभी जाके इस पे नेट फोर्स निकलेगा। मान लो कोई पॉइंट है यहाँ पे और इधर फोर्स लग रहा है इस पे F1 और इस तरफ फोर्स लग रहा है F2। मान लो एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, चार्ज ही रखा हुआ है, इस पे फोर्स लग रहा है F1 इधर और इस पे फोर्स लग रहा है F2 इधर, और इन दोनों के बीच के एंगल है थीटा। तो इस पे नेट फोर्स कितना होगा, यानी इन दोनों की वजह से इसका टोटल फोर्स इस पे कितना लग रहा है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? F नेट इक्वल टू, देखो ये वेक्टर सम बता रहे हैं। ठीक है, ऐसे करोगे F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर 2F1 F2 cos थीटा। ये इसका टोटल फोर्स निकालने का फॉर्मूला है। ये कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से इसका F नेट आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना होगा उसका, तो इस फॉर्मूला से उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे। F1 जितना होगा उसका स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो वहां पे रखना है। ठीक है, cos 90 है तो 0, cos 0 है तो 1, इसका वैल्यू यहाँ रखोगे, इसको कैलकुलेट करोगे, वो टोटल आपका रिजल्टेंट फोर्स आपको दे देगा। ठीक है, जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, ठीक है, और इस पे एक फोर्स लग रहा है इधर F और इस पे एक फोर्स लग रहा है इधर F, दोनों सेम फोर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो इसका नेट फोर्स F नेट निकालने का फॉर्मूला है F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर F1 स्क्वायर प्लस F2, दोनों F सेम है इसलिए यहाँ पे F स्क्वायर लिख रहे हैं, 2 इंटू F इंटू कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे थीटा कितना है 90, तो cos 90 0 होता है, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा खत्म हो गया। अब ये बचेगा 2F स्क्वायर, रूट में, रूट से बाहर निकालोगे तो रूट 2F, यानी F नेट कितना आ गया इस पे, रूट 2F। समझ में आ रहा है? इस ऑब्जेक्ट को कोई इधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो इन दोनों इन दोनों की वजह से इस पे कितना फोर्स लग रहा है, रूट 2F लग रहा है। समझ में आ गया बात? अगर मान लो इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है F इधर और F फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो आप डायरेक्ट इसको क्या करोगे, F नेट इक्वल टू F1 प्लस F2। ठीक है, डायरेक्ट इसको जोड़ दोगे, कैसे, फॉर्मूला लगाओ, F नेट इक्वल टू रूट अंडर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, cos 0 1, ये हटा 2F1 F2। अब देखो ये फॉर्मूला पे आ गया, इसको लिख सकते हो F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर से ये रूट हटेगा, स्क्वायर है यहाँ पे, इसका रूट बाहर आएगा तो आ जाएगा F1 प्लस F2। समझ में आ रहा है? जब दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, अलग अलग हो या सेम हो, उन दोनों फोर्स को डायरेक्ट आप ऐड कर देना, वो टोटल रिजल्टेंट वेक्टर सम दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो इस पॉइंट पे इधर फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, इधर फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन, टोटल फोर्स इस पे कितना लगेगा, 8 न्यूटन। क्लियर है? दोनों जब सेम फोर्स सेम डायरेक्शन में लगेगा तब। ठीक है, अलग अलग फोर्स हो या सेम फोर्स हो, अगर सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो आप डायरेक्ट इसको ऐड कर देना इस तरह से। समझ में आ गया? अब ये क्वेश्चन देखो, इक्वल चार्जेस Q आर प्लेस्ड एट द फोर कॉर्नर्स ABCD ऑफ ए स्क्वायर ऑफ लेंथ A, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द चार्ज एट B विल बी। पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। ठीक है, ये मान लो ये स्क्वायर है, ठीक, फोर कॉर्नर्स पे चार्ज बैठा हुआ है, जिसका सारे का मैग्नीट्यूड क्या है, Q है, सारे का मैग्नीट्यूड क्या है, Q है, इसका नेमिंग क्या है, A B C D। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक।
4 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर पे चार्ज बैठा हुआ है कितना Q, ठीक है, और उनके लेंथ कितना है बीच में A, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, यानी साइड ऑफ स्क्वायर कितना है A। अब हमें निकालना है कि B पे इन तीनों के वजह से कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स, इन तीनों के वजह से जो इस पे फोर्स लग रहा है वो निकालना है, ठीक। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वाला काम करेगा, ठीक। A पे फोर्स B पे इस तरफ से लगेगा FA, C जो है B पे फोर्स लगाएगा लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, बताया था क्या कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है तो वो लाइन ज्वाइनिंग करने पे वो डायरेक्शन बताएगा, ये इसको इस तरफ से धकेलेगा, ठीक है, बिल्कुल सीधा, और मैं ये बिल्कुल सीधा FC, और FD कैसे फोर्स लगेगा इस तरफ से, ठीक है, FD, समझ में आ रहा है। देखो फिर से यहां से बना रहे हैं, ये B पॉइंट है, इस तरफ फोर्स किसके वजह से लग रहा है, इसके वजह से FA, ठीक। नीचे C उसको ऊपर धकेलेगा तो ऊपर में बन रहा है FC, ठीक। फिर यहाँ से D इसको इस तरफ धकेलेगा तो ये लग रहा है FD, ठीक। अब देखो FC और FA को देखो, FC और FA दोनों सेम फोर्स है, ठीक, और इनके बीच में एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया कि इसका F नेट कितना होता है, √2F, ठीक है, √2F, तो √2 इंटू F का वैल्यू कितना होगा, KQ²/A², ठीक है। ये FC और FA के बीच में जो इस तरफ फोर्स लग रहा है, FAC कहो या F नेट कहो, F नेट लिख देते हैं, या F यहाँ पे FAC लिख देते हैं, ठीक है, FAC, FC और FA के वजह से जो इस पे नेट फोर्स इधर लग रहा है वो इतना लग रहा है, ठीक है। अब FD भी इसी तरफ लग रहा है, तो दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में जब लगता है, दो फोर्स जब एक ही डायरेक्शन में लगता है तो उसको सिंपली हम लोग ऐड कर देते हैं। तो F नेट यहाँ पे लिख रहे हैं B पे, ठीक है, B पॉइंट पे एट B पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है वो ये लग रहा है FC और FA की वजह से, और एक D के वजह से, यहाँ से ये D के वजह से फोर्स लग रहा है। तो सोचो D के वजह से कितना फोर्स लग रहा होगा, KQ² इसके बीच का डिस्टेंस होता है A√2 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा KQ²/2A², ठीक है। देखो इसको A² √2 का स्क्वायर 2, तो हम ये दोनों फोर्स को ऐड कर देते हैं, ये है √2 KQ²/A² प्लस F नेट D के वजह से, ठीक है, KQ²/2A², ठीक है। अब इसका एलसीएम लो, 2A² इसका एलसीएम आ जाएगा, ये इससे डिवाइड करोगे 2 आएगा, ये आ जाएगा 2√2 KQ² प्लस ये 1 होगा तो ये हो गया KQ²। अब यहाँ से KQ² कॉमन लो, ये बचेगा 1 प्लस 2√2 अंदर में बचेगा और नीचे में बचेगा 2A²। तो A² को यहाँ लिख देते हैं और 2 को अंदर रहने देते हैं, ठीक है। ये A² को बाहर कर लिए, KQ²/A² और ये अंदर में आ गया। अब K का वैल्यू डालो, K का वैल्यू क्या होता है, 1/4πε0, ठीक है। यहाँ पे Q² ऊपर में है और नीचे में A² है, ठीक है। अंदर में बचा 1 प्लस 2√2/2, ये हो गया आंसर इसका। समझ में आया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि A के वजह से इस पे फोर्स लगाया, C के वजह से फोर्स लगाया, ठीक है, और D के वजह से फोर्स लगाया। ये दोनों फोर्स इक्वल था और इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा था, तो उसका नेट फोर्स √2F आया, तो ये कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने, ठीक। इन दोनों फोर्स के वजह से नेट फोर्स B पॉइंट पे ये लग रहा है, फिर D पॉइंट पे ये फोर्स लग रहा है, ठीक है, कहाँ गया ये वाला, ठीक, ये फोर्स लग रहा है, दोनों को ऐड कर दिए, मेरे पास आंसर आ गया। ऑप्शन आपका ये रहा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसमें और भी क्वेश्चंस है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।